नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Who has been reappointed as Prime Minister of Ivory Coast? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर पहला क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किए गए हैं आइवरी कोस्ट और उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैट्रिक आची। ठीक है, पहले तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पैट्रिक को रीअपॉइंट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट बाय प्रेसिडेंट असलाने कुटारा. He was appointed prime minister in March 2021, right? And in last 3 years after Koulibaly died and Bacanio is also who is died in 2021, इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। तो ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो इसका। वैसे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, बट या डेफिनेटली आप एक अलग से एक सेक्शन में इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरें लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड द वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज डैश एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन दाहोद इन गुजरात। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और आपको बताना है उस प्रोजेक्ट का टोटल फंड आउटले कितना है और ये प्रोजेक्ट गुजरात के दाहोद में ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 22,000 करोड़ रुपीज, राइट। तो यहाँ पर पूरी बात करेंगे पहले। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड द वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 22,000 करोड़ rupees at a function organized in Dahod in Gujarat. The Dahod district southern area regional water supply scheme constructed at Narmada river basin, जिसका 840 करोड़ का प्रोजेक्ट है और दाहोद स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 335 करोड़ का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, these projects include integrated command control center building, storm water drainage system, sewage वर्क्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट है ये पूरा फंड इसका 22,000 करोड़ का है, जिसमें से जो नर्मदा रिवर बेसिन का प्रोजेक्ट है वो 840 करोड़ रुपए का यहाँ पर रहेगा और दाहोद को जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात है तो उसमें 335 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात की गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आईसीसीसी को ले लो या स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ले लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ले लो, सीवेज वर्क्स को ले लो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ले लो, तो इन सब को लेकर भी यहाँ पर ये वर्थ कैलकुलेट की गई है 22,000 में। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिट्स रुपीज 120 करोड़ वे प्रोवाइड टू 10,000 ट्राइबल्स ऑफ पंचमहल एंड दाहोद डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर 120 करोड़ रुपए आवास योजना के अंदर भी दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड 66 केवी घोड़िया सबस्टेशन, पंचायत हाउसेज एंड आंगनवाड़ीज अमंग अदर्स, राइट। यहाँ पे 9,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड रेलवे प्रोडक्शन यूनिट भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका भी प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। एंड 10,000 ट्राइबल्स एंड पंचमैन एंड दाहोद डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड 120 करोड़ अंदर PMAY। तो ये बात तो मैंने आप लोग को बताई दी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये भी है। तो ये सारे पॉइंट्स को दोस्तों आप लोग बुलेट पॉइंट्स बना लीजिएगा और बुलेट पॉइंट बनाकर इसे सब हेडिंग के नीचे लिख लीजिएगा, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म रहेगा यहाँ पर आप लोग को याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंडिया विल प्रोवाइड एन एडिशनल डैश इन फाइनेंशियल एड टू हेल्प द श्रीलंका आइलैंड नेशन टू बाय फ्यूल। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया एक एडिशनल हेल्प एड प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका आइलैंड को, बेसिकली वो फ्यूल को यहाँ पर खरीद सके। एक फाइनेंशियल हेल्प कितने की ये बताना है आपको, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 500 मिलियन की। पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो पहले तो हम लोग की पॉइंट्स इसके पढ़ेंगे। आफ्टर द शिपमेंट 1,20,000 tons of diesel and 40,000 tons of gasoline earlier this month, the first line of credit was exhausted. India has supplied approximately 4
4 lakh tons of petroleum so far. After fuel stockpiles were depleted, massive protests erupted. AFP claimed that thousands of irate motorites torched tires and blocked a major road leading to Colombo, citing police and local officials. The protest erupted after the state-run Ceylon Petroleum Corporation increased to 92 octane gasoline. That is your this much and this much, right? तो बेसिकली मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर इंडिया ने एक एडिशनल हेल्प यहाँ पर दी है श्रीलंका को कि वो फ्यूल खरीद सके $500 मिलियन की। ठीक है, ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, इससे पहले बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एडिशनल तो 500 मिलियन दे ही रहा है, और साथ ही साथ and that Bangladesh was willing to postpone 450 million in swap repayments help Colombo. This is the second 500 million gasoline credit that India has given to Sri Lanka government, grappling with the country's greatest financial crisis in living memory, right? तो ये दूसरी बार यहाँ पर इंडिया इनकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। द लंकन इंडियन ऑयल जायंट रेज इट्स प्राइसेस फॉर द 5th टाइम इन 6 मंथ्स, राइट? तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रीलंका वैसे बहुत काफी बुरी हालत में दोस्तों, आपको पता ही है। इसके बारे में वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर अमंग द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर of the Wisden Cricketers Almanac 2022. Options are there on your screen, but it will be Jasprit Bumrah. तो यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह आए हैं 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों Indian captain Rohit Sharma and bowler Jasprit Bumrah among the 5 cricketers of the year. Rohit Sharma amassed 368 runs at an average of 52.57 in 4 tests, completing an outstanding 2 with a second inning of 127 the Oval. His first test century away from home. Other than that, cut England fast bowler Oli Robinson, South African women's player Dane Van Nierik, and New Zealand opener Devon Conway. राइट? तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर कौन से दो इंडियन क्रिकेटर्स का नाम यहाँ पर रहेगा, तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जो रूट हैज बीन crowned with the world's leading cricketer, while South African Leslie has been named as a world leading women cricketer, and Pakistan Mohammad Rizwan has been named as world leading T20 cricketer, right? तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्ट फायर्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमाट? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किया है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा रशिया, राइट? तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन said that the military had successfully test fired the intercontinental ballistic missile capable of carrying a big nuclear payload, but the Pentagon said the missile did not pose a substantial danger to the US, right? तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको इस मिसाइल का नाम याद रखना होगा, ठीक है? साथ ही साथ डब्ड एज सैटर्न 2 बाय नाटो, तो इसको डब भी किया गया एज सैटर्न 2, उसका नाम रखा गया बेसिकली। तो सम्राट है सपोज टू टेक Sarmat is supposed to take the place of Soviet-built Voyvoda, which had 3 warheads and was designed in 1962. This is the greater nuclear warheads, ठीक है? मतलब मोस्ट पावरफुल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर आप बोल सकते हैं उसको। 220 टन्स लॉन्गर रेंज है इसकी, and it can fly across the north and the south poles and strike targets anywhere in the planet, right? तो इतनी पावर आप सोच नहीं सकते, मतलब आप सोच रहे हो कि साउथ से नॉर्थ तक एक स्ट्राइक में कहीं पे भी किसी को भी फायर आउट कर सकती है पूरे प्लैनेट पर, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच कमर्शियल बैंक हैज साइंड MOU विद CBDT CBIC फॉर टैक्स कलेक्शन? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक has signed a memorandum of understanding with the Central Board of Direct Taxes and Central Board of Indirect Taxes and Customs, राइट? पहली बात तो ये आप ध्यान रखोगे धनलक्ष्मी बैंक, इसका आप ध्यान रखोगे हेडक्वार्टर, इसकी नाम रखोगे टैगलाइन, और MD CEO के नाम आपको यहाँ पर याद रखने होंगे दोस्तों, राइट? अच्छा, द टेक्निकल इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सीमलेस फ्लो ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम द बैंक्स पोर्टल to CBDT and CBIC portal will be implemented as soon as possible in order to give customers early access to the facilities. बेसिकली एक एजेंसी बैंक की तरह काम करेगा RBI का ये, और यहाँ पर दोस्तों RBI के जो जनरल मैनेजर है DK कश्यप,
उन्हें अपॉइंट किया गया है फॉर टू ईयर टर्म इन 2020, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात याद रहेगी। तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो धनलक्ष्मी बैंक का नाम ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज है वो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बता दिया हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडीसीओ के नाम। To avoid any conflict of interest, the central bank normally does not appoint any nominee for the boards of private bank unless they are extraordinary circumstances। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से आरबीआई जो होता है वो किसी भी जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स होती है उनके लिए कोई भी तरीके की नॉमी को अपॉइंट नहीं करता है अंटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस से नहीं जूझ रही हो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें एजेंसी बैंक का भी नाम दिया गया है आरबीआई के द्वारा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Every year on Dash World Book and Copyright Day is observed to promote love for reading। आपको बताना है कब। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23rd ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर दोस्तों 23rd ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, एंड इट कॉमेमोरेट्स द डेथ ऑफ द डेट ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स सच एज मिग्यूल डे, कैरवेंटस और विलियम शेक्सपियर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है ताकि जो बड़ी बड़ी राइटर्स हैं, बहुत महान हस्ती हमने पढ़ी भी है, जिनकी नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। विलियम शेक्सपियर के दोस्तों जैसे मैकबेथ हो गया, एज यू लाइक इट हो गया, ओथेलो हो गया, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर उन्हें उनकी डेथ एनिवर्सरीज को मनाने के लिए, उनकी राइटिंग को याद करने के लिए वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। So this date was an obvious option for UNESCO's General Conference, which was convened in Paris in 1995 to pay a worldwide tribute to the books and authors on this day, urging everyone to read. Books as no symbolize humanity, ability to conjure up worlds both real and imagined, to give voice to the diversity of human experience. They provide far-reaching kinds of conservation between individuals beyond distance and time, or follow us to share ideas, receive information and inspire administration for diverse culture, right। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका गौदलर्ज मैक्सिको विल बी वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022, इतना आपको डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि थीम नहीं दी गई है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि थीम हमें याद नहीं करनी है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस दिवस को कब मनाया जाता है, उसकी डेट याद कर लीजिएगा और क्या रिमेम्बरेंस से मनाया जाता है ये याद कर लीजिएगा। इतनी पूरी आपको लंबी चौड़ी डेप्थ में बात नहीं पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स एवरी डे सेलिब्रेट्स इंग्लिश डे एवरी ईयर ऑन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23rd ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि 23rd अप्रैल 2022 को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है एंड 23rd अप्रैल सेलिब्रेटेड एज इंग्लिश लैंग्वेज डे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बात है जो डिफरेंस की आपको यहाँ पर ये क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ स्पेनिश लैंग्वेज डे भी 23rd ऑफ अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ और सिर्फ आप इसके इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लेना, थीम याद आपको यहाँ पर नहीं करने की जरूरत है। तो आई गेस ये पॉइंट को आप मर्ज भी कर सकते हैं, बट ये एक पॉइंट जो रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो हर साल नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है और पंचायती राज सिस्टमैटिक्स कॉमेमोरेट कब हुआ था, ये भी बात आपको बतानी है। ठीक है, इसकी नेशनल हॉलीडे भी रहती है दोस्तों, ये भी बताना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24th ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली द डे सिग्निफिकेंट बिकॉज 1957 में कमेटी फॉर्म हुई थी अंडर द हेड ऑफ बलवंत राय मेहता विद द गोल ऑफ ब्रिंगिंग आउट रिफॉर्म्स इन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। थीम क्या है, थीम देख लेना भाई, थीम इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी थीम है, इसको आप शॉर्ट में एक लाइन में लिख सकते हो, जो भी आप लोग को एक कोई की नोट्स मिलते हैं इसमें, तो की नोट्स बनाकर आप लिख सकते हो। डेफिनेटली इतनी बड़ी थीम एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर नेशनल पंचायती राज डे national holiday in India that honors the Panchayati Raj system. Every year on 24th of April commemorated the 73rd Constitutional Amendment Act, which has passed in 1992 and is also commemorated on this day. The Panchayati Raj system, which is one of the country's oldest governing organization, governs 6 lakh communities in India, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग वाइस पर्सन डैश हैज डिजाइन ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। आप लोग को बताना है नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, आपको नाम बताना है उनका, करेक्ट हो जाएगा राजीव कुमार। इनकी फोटो आप यहाँ पर देखो पहले तो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों
राजीव कुमार को रेजिग्नेशन, सुमन बेरी अपॉइंटमेंट, है ना। देखो सुमन बेरी का अपॉइंटमेंट हो गया, राजीव कुमार का रेजिग्नेशन हो गया है। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड बाय द कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमिटी, राजीव कुमार विल बी रिलीव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द रूलिंग। द रीजन राजीव कुमार रेजिग्नेशन वाज नॉट स्टेटेड इन द ऑर्डर, रीजन नहीं बताया गया है, राइट। आफ्टर अरविंद पांगड़िया resigned from the job in August 2017 to return the academia, Rajiv Kumar Economist was the vice president of नीति आयोग। नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन बुलाया था 2015 में, इसका नेम चेंज हो गया। चेयरमैन इसके कौन रहते हैं? हमेशा प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी है इसके चेयरपर्सन। तो यहाँ पर एक चेयरमैन, तो यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दूं, इनके यहाँ पर इन्हें रिजाइन किया गया है और अपॉइंट कर लिया गया तुरंत तुरंत सुमन बेरी जी को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर मुझे मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, वहां पर भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको तुरंत जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।